हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतियोगिता कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका जो सेकंड चैप्टर जिसका नाम मनी है, वो चीज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली मनी है क्या। ठीक है, मनी की अगर मैं बात करूं तो हम ह्यूमंस हमेशा से एक इंटेलिजेंट इंसान माने जाता है और हमने हमारे पूरी जो लाइफ स्पैन रही है उसमें हमने हमेशा नए नए इन्वेंशंस किए। वहीं पे अगर हम एक प्रोफेसर की बात माने यानी प्रोफेसर क्राउथर की बात माने तो उन्होंने क्या क्या है, हर एक फील्ड में कुछ एक बेसिक इन्वेंशन होते ही है। जैसे साइंस की फील्ड में आगे का इन्वेंशन हुआ था, फिर वैसे ही अगर मैकेनिक्स की फील्ड में आपके व्हील्स का आपका हुआ था, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में आपका क्या मनी का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब मनी ने अगर बात करो तो ह्यूमन लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज लाया। ठीक है, अब मनी की वजह से ही लोग कोई भी सामान खरीद और बेच सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। ठीक है, और मॉडर्न जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी आपकी मनी पे ही क्या डिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ तो क्या सर पहले पैसे नहीं, पहले ऐसा भी हुआ करता था कि पहले सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, तो लेकिन आज के डेट में अगर बात करो, आज के डेट में कभी भी सामान के बदले सामान नहीं दिया जाता। आज सामान के बदले पैसे, पैसे दे रहे हो तो सामान नहीं लोगे, सामान लेके सामान नहीं दोगे। सामान अगर ले रहे हो तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको पैसा पे ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये चीज है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब मनी सिस्टम आने से पहले अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चावल चाहिए, ठीक है, और मेरे पास क्या रखा है, दाल रखा है, तो मैं जाऊंगा सामने वाले बंदे के पास दाल रखा है तो मैं उसको दाल दूंगा और उससे मैं क्या ले लूंगा, चावल ले लूंगा। अब यहाँ पे मैंने सामान तो लिया, लेकिन क्या सामान के बदले में मैंने कुछ पैसे दिए, नहीं मैंने पैसे नहीं दिया। मैंने क्या किया, सामान के बदले सामान दिया, यानी गुड्स के बदले गुड्स दी। तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बार्टर सिस्टम, जहां पे हम क्या कहते हैं, हम गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस देते हैं, किसी भी तरह का मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट होता नहीं। लेकिन अब ये जो बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम ज्यादा दिन चला नहीं, कुछ टाइम बाद क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्या प्रॉब्लम थी, सबसे पहला था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि जो एक्सचेंज गुड्स का तभी हो पाता है जब दोनों ही पार्टी क्या हो, दोनों ही पार्टी के पास ऐसे गुड्स हो जो एक दूसरे को चाहिए रहते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको, मेरे पास क्या चाहिए, मेरे पास क्या है, चावल है, और आपके पास क्या, दाल है। तो आपको क्या चाहिए, चावल चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, दाल चाहिए। तभी हम क्या कर पाएंगे, हम गुड्स एक्सचेंज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दाल है और मेरे पास चावल है, लेकिन मुझे दाल तो चाहिए लेकिन आपको चावल नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। तो क्या इस केस में हम क्या एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया देखो मेरे दाल देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे दाल के बदले क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, और आपके पास गेहूं नहीं है तो मैं दाल आपको दे नहीं सकता। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा नहीं, ये सबसे पहला प्रॉब्लम। फिर क्या था, नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे क्या था, कोई भी कॉमन मेजर नहीं था। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं दूध बेचने वाला हूं और आप चावल बेचने वाले हो, मैं आपसे चावल ले रहा हूं, लेकिन चावल के बदले मुझे कितना दूध देना चाहिए, क्योंकि चावल जो है वो किलो में मेजर होगा और जो दूध होगा वो लीटर में होगा। तो कितने किलो पे कितना लीटर दूध देना चाहिए, या फिर कितने लीटर दूध पे कितना किलो आपको चावल देना चाहिए, इसके लिए कोई कॉमन मेजरमेंट निकला था क्या, नहीं निकला था। तो वहां पे एक दिक्कत थी। फिर स्टोरेज प्रॉब्लम, सही बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूध वाला हूं, तो दूध को क्या मैं स्टोर करके रख सकता नहीं, दूध एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलेगा, बहुत रेयर केस में 3 दिन चलता है। तो इसको हम लोग स्टोर कर पाएंगे नहीं, ये पेरिशेबल गुड्स है। लेकिन वही आज के डेट में अगर मैं बात करूं मनी, तो मनी में बचा के रख सकता हूँ, हाँ बचा के रख सकते हो सर, आज 1 साल 2 साल 10 साल तक बचा के रख, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आता है, इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी मतलब क्या, कुछ सामान ऐसे भी होते थे जिनको हम क्या कर सकते हैं, हम डिविजिबल नहीं कर सकते। जैसे 1000 रुपए खर्च करना 500 ही, तो क्या मैं उसको छुट्टे करवा सकता हूँ, हाँ सर करवा सकते हो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है, मेरा एक घोड़े का तबेला है, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं, मेरे पास बकरियों की मैं फार्मिंग करता हूं, मुझे क्या चाहिए, चावल चाहिए, 2 किलो चावल चाहिए। मैं आपके पास आया, मैंने आपको 2 किलो चावल दिया, लेकिन क्या 2 किलो चावल के बदले एक पूरी की पूरी बकरी देना क्या सही होगा, आप बोलोगे सर नहीं सही नहीं होगा। तो क्या मैं बकरियों को मैं काट के दूंगा, नहीं काट नहीं सकता। ठीक है, उसको डिविजिबल कर सकता हूँ, नहीं डिविजिबल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक लाइफ है, एक जिंदा जिंदगी है। ठीक है, अगर मैं उसको खत्म कर देता हूं तो उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम था कि डिविजिबल नहीं थे। फिर आता है डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स एंड लोन्स वर डिफिकल्ट इन बार्टर सिस्टम। सही बात है। आज के डेट में हम देखो कभी भी सामान खरीदते हैं 2 तरीके से, या तो रोकड़े में या तो उधारी में, जहां पर हम सामने वाले को प्रॉमिस करते हैं कि मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद क्या पेमेंट कर दूंगा। इस तरह की पेमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिफर्ड पेमेंट क्या कहते हैं। बार्टर सिस्टम में ये भी एक डिफिकल्टी थी कि हम डिफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते थे। मतलब अगर हम सामने वाले को बोले भैया आज मुझे चावल दे दो, लेकिन मैं 2 महीने बाद आपको दूध दे के जाऊंगा, तो ये चीज हो पाती थी, ये चीज नहीं हो पाती थी। समझ में आ गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। अब यहाँ पे जैसे जैसे समय बदला,
वैसे वैसे मनी के टाइप भी बदले ना, प्रॉब्लम्स के बाद पैसे आए, लेकिन अब पैसों के चीजें भी बदली। अब यहाँ पे क्या है, एनिमल मनी। अब पहले के टाइम पे एनिमल जैसे काउस, गोट, शिप, इन सभी को यूज किया जाता था एक्सचेंज के लिए, सामान के बदले सामान, ठीक है, फिर सामान ले रहे तो सामान के बदले हम ये एनिमल दे देते थे, तो इस तरह की मनी को हम लोग क्या बोलते थे, एनिमल मनी बोलते थे। फिर कमोडिटी मतलब क्या होता है, कमोडिटी मतलब डिफरेंट गुड्स वेर यूज्ड एज अ मनी डिपेंडिंग ऑन द कल्चर एंड क्लाइमेट, लाइक ग्रेन, स्किन्स, शेल्स, फेदर, सॉल्ट और स्टोन्स। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे जैसे मौसम बदलता था, जैसे जैसे रीजन बदलते थे, वैसे वैसे हम क्या करते, अलग अलग कमोडिटी को एज अ मनी क्या यूज किया करते थे। जैसे मैंने चावल लिया तो चावल के बदले में 5 कौड़ी दे देता था, मैंने दूध लिया तो दूध के बदले में 4 किलो ग्रेन दे देता, या फिर चावल देता था, या फिर दाल दे देता था। तो इस तरह के जब कभी भी हम क्या गुड्स एक्सचेंज करने के लिए हम सामान यानी कोई भी कमोडिटी का यूज करते थे एज अ मीन्स ऑफ मनी, तो उसे हम कमोडिटी मनी बोलते थे। मेटेलिक मनी मतलब क्या होता है, मेटल्स यूज करते थे, आपने सुना होगा ना, सोने के सिक्के पहले यूज किए जाते थे, कॉपर के सिक्के यूज किए जाते थे, मेटल के सिक्के यूज किए जाते थे, क्या गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए या फिर सामान खरीदने के लिए। तो उस तरीके को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक मनी। अब मेटेलिक कॉइन्स क्या होता है, अब मेटेलिक कॉइन्स मतलब जो आज की डेट में हम यूज करते हैं कॉइन, ठीक है। अब मेटेलिक कॉइन्स को कौन रिलीज करता है, बेसिकली रिलीज किया जाता है आपके गवर्नमेंट द्वारा। पहले जब राजपाट हुआ करता था तो राजा इशू करते थे, लेकिन आज की डेट पे कौन इशू करता है, गवर्नमेंट क्या इशू करती है। अब यहाँ पे दो तरह के कॉइन्स होते हैं, पहला आता है स्टैंडर्ड कॉइन। स्टैंडर्ड कॉइन मतलब क्या होता है, जैसे सोने के सिक्के हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी, सॉरी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपके क्या आते हैं, स्टैंडर्ड कॉइन में आते हैं। स्टैंडर्ड कॉइन में जो मेटल होता है बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है, लेकिन उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी रहती है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड का मैंने एक सिक्का लिया फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम, 1 तोला, 1 तोले की वैल्यू कितना चल रही है, 1 लाख रुपए चल रही है, तो उसकी मेटल की वैल्यू क्या बहुत ज्यादा है। लेकिन वही उस पर अगर मैं 1 रुपया लिख दूं, 1 रुपया लिख दूं और उसको खरीदने और बेचने में यूज करूं, हालांकि अब जो उसकी मेटेलिक वैल्यू वो ज्यादा है, लेकिन उस पर जो वैल्यू लिखी है यानी कॉइन पे जो वैल्यू लिखी है वो 1 रुपया, वो कम है, ठीक है। तो इस तरह के मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉइन्स बोलते हैं। फिर क्या था, टोकन कॉइन। टोकन कॉइन्स कैसे होते हैं, एक ऐसा कॉइन होता है जिसकी जो मेटल होती है, मेटल की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, लेकिन जो फेस वैल्यू लिखी होती है वो ज्यादा रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो सिक्का है वो उसकी शायद बनावट होगी 1 रुपया 2 रुपया, लेकिन उस पर लिखा है 20 रुपया, तो यहाँ पे उसकी जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा है, लेकिन जो मेटल वैल्यू वो क्या कम है। तो उस तरह के कॉइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन कॉइन्स बोलते हैं। फिर आता है पेपर मनी, जो हम नोट्स यूज करते हैं उसे हम लोग पेपर मनी यूज बोलते हैं, ठीक है। पेपर करेंसी रिप्लेस कॉइन्स फॉर द कन्वीनियंस। अब यहाँ पे क्या होता है, पेपर मनी क्यों आया, पहले सिक्के थे तो सिक्के को हटा के पेपर मनी क्यों लाया गया, रीजन ये था कि जब हमारे पास बहुत सारे सिक्के हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम उसको कैरी कर पाए। अब इसी के लिए वो उसका सोल्यूशन लाते हुए हम क्या लेकर, हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, पेपर मनी क्या इंट्रोड्यूस किया। जो हायर नोट्स होते हैं वो कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। फिर आता है बैंक मनी। बैंक मनी मतलब क्या होता है, क्रेडिट, जैसे चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। और इस बैंक मनी को हम लोग क्रेडिट मनी भी बोलते हैं। क्यों क्रेडिट मनी बोलते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया, मैंने एक बाइक खरीदी, ठीक है। अब मैं कैश पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक मनी यूज कर रहा हूँ, बैंक मनी यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या दे रहा हूँ, मैं चेक दे रहा हूँ 1 लाख रुपए का, मैंने 1 लाख रुपए का चेक दिया। अब 1 लाख रुपए का चेक दिया मैंने, तो उसको 1 लाख रुपए तुरंत मिल गया नहीं, वो बैंक में जाएगा, बैंक में जाने का वो 3-4 दिन लगेगा क्लियर होने में। मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास 4 से 5 दिन का क्या टाइम मिलेगा कि मैं पैसा उसको दूं, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रेडिट मनी होता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, प्लास्टिक मनी। अब यानी क्या होता है, आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सभी को क्या प्लास्टिक मनी क्या कहा जाता है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन पेमेंट्स भी चालू हो गए, जो आपके ग्लोबल ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मतलब यही हो गया आपका मोबाइल फोन में जो फोन पे, गूगल पे हम यूज करते हैं, अमेजोन पे यूज करते हैं, ये सभी चीज आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी में आती है। समझा, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमने ये वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे आपकी क्वालिटीज ऑफ मनी। क्वालिटीज ऑफ मनी क्या होता है, सबसे पहली चीज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को हम पैसे तभी कहेंगे जब कभी भी हम कहीं पे भी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में कहीं पे भी जाए तो वो गुड्स के बदले वो पैसे, वो नोट क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए, तभी वो क्या मनी कहलाएगा, वरना मनी कहलाएगा नहीं। डिविजिबिलिटी मतलब अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की नोट है, तो 1000 रुपए की, एक 1000 रुपए डिनोमिनेशन की नोट है, तो उससे लोअर डिनोमिनेशन मतलब 200, 500, 100, 50, 20, कि अगर एक इंसान अगर 1000 रुपए का नोट लेके जाता है और वो 200 का ही सामान खरीदता है, तो वो जो बाकी जो 1000 में से जो 800 रुपए बचे, वो 800 रुपए इजिली क्या रिटर्नेबल होने चाहिए कस्टमर को, ठीक है। तो उसके छोटे छोटे अमाउंट के भी क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। फिर क्या आती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई जब पैसा क्या होना चाहिए, हमेशा ड्यूरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज रखा तो 2 दिन बाद खराब हो जाए, नहीं। आज अगर नोट मार्केट में आई है तो कम से कम सालों सालों तक क्या चलनी चाहिए, 5, 10, 15 साल तक तो आराम से
चलनी चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, लंबे टाइम तक टिकी रहनी चाहिए। फिर क्या आती है कॉग्निजिबिलिटी। कॉग्निजिबिलिटी मतलब क्या होता है, नोट ऐसा होना चाहिए, करेंसी ऐसा होना चाहिए, मनी ऐसा होना चाहिए जो इजिली कोई भी रिकॉग्नाइज कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, वो मैं इंडिया में कहीं पे भी लेके जाऊँ तो इन आदमी जो होगा वो इजिली पहचाने, हाँ भाई 1 रुपए का सिक्का है, तो वो क्या उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। मैं 1000 रुपए की नोट लेके जा रहा हूँ, कहीं पे भी लेके जाओ इंडिया में, रिकॉग्नाइज कर लेंगे, हाँ रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हाँ, अभी तो नहीं है, 2000 रुपए की नोट लेके जा रहा हूँ तो क्या इंसान रिकॉग्नाइज कर लेगा, हाँ रिकॉग्नाइज कर लेगा, इजिली रिकॉग्नाइज कर लेगा। समझ में आ गया। फिर क्या आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, इजी टू मूव, मतलब जैसे कॉइन्स होता है, कॉइन्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, लेकिन नोट्स क्या इजिली पोर्टेबल है, हाँ पोर्टेबल है। मतलब पैसा क्या होना चाहिए, इजिली पोर्टेबल होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह हम उसको इजिली कैरी कर सके। फिर क्या था होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, जैसे 1000 2000 की नोट है, ठीक है, 2000 की 10 नोट है, तो 2000 की जितनी भी नोट्स होंगे वो सब क्या सेम साइज, सेम शेप, ठीक है, सेम कलर, सेम टेक्स्ट की होनी चाहिए कि इजिली रिकॉग्नाइज हो सके और वो सेम लगे। ऐसा नहीं 1000 का नोट ट्रायंगल शेप में, 1000 का नोट सर्कल शेप में, ऐसा होना चाहिए नहीं। फिर क्या आता है, फिर आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो मनी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए, कि अगर मुझे एक नोट दिया उसकी वैल्यू 2000 रुपए, तो वो आज भी 2000 है, कल भी 2000 है, परसों भी 2000 है। ऐसा नहीं वो आज 2000 लिखा है तो लेकिन जब 2000 का नोट दोगे सिर्फ 1000 रुपए का सामान मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। फिर क्या आता है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में हमें 3 फंक्शंस देखने मिलते हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी होती है, मनी हम मेनली यूज क्यों करते हैं, कोई भी सामान खरीदने या फिर बेचने। मैं मार्केट गया, मुझे सब्जी लेनी थी, तो मैंने सब्जी ली, सब्जी लेने के बाद मैंने क्या पैसे दिए, तो ये पैसा किस लिए यूज किया, मैंने सामान खरीदने के लिए। वही मैं फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में सब्जी का दुकान लगाता हूँ, मैंने क्या किया सामान बेचा, तो सामान बेचा तो उसके बदले मुझे क्या मिले, पैसे मिले। तो यहाँ पे बाय और सेल के लिए क्या यूज किया सबसे पहले। फिर मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये चाबी है, ये चाबी कितने रुपए की, 10 रुपए की। अब इस चाबी की कीमत आपको आपने लगाई, ठीक है, किसमें लगाई, पैसों में लगाई ना। तो ये क्या होता है, जो मनी होता है वो मनी इसलिए भी यूज होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम मेजर कर सके, उसकी जो लाइक है वो हम मेजर कर सके। फिर क्या आता है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। पहला आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। समटाइम्स वी हैव टू पे मनी लेटर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट। मनी मेक्स बोरिंग एंड रिपेइंग लोन्स इजी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, डेफर्ड पेमेंट ऑलरेडी मैंने बताया था कि जब कभी भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं और हम ये वादा करते हैं कि आप पैसा हम अभी नहीं देंगे, हम फ्यूचर में देंगे, इस तरह के पेमेंट को हम डेफर्ड पेमेंट क्या कहते हैं, ठीक है। अब जो डेफर्ड पेमेंट बहुत ज्यादा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इजी हो जाता है मनी की वजह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए इजी बना देता है कि हम क्या लोन बोरो कर सकते हैं, और आगे लोन जब हमारा लोन जो हमने अमाउंट लिया अगर वो जमा हो जाए तो हम उसको क्या इजिली रिपे भी कर सकते हैं। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। सही बात है, पहले जब हम बार्टर सिस्टम करते थे तो गुड्स को हम फ्यूचर यूज के लिए यूज कर सकते थे नहीं, लेकिन आज मनी हमारे पास है तो आज 1000 रुपए रखे तो 10 साल बाद भी मैं वो 1000 रुपए को यूज कर सकता हूँ, हाँ सर यूज कर सकते हो। फिर क्या था ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ये जो पैसा है वो हमेशा ट्रांसफर होता है एक इंसान से दो इंसान तक। जैसे चाबी है, ठीक है, चाबी मैंने 10 रुपए की बोली, तो ये चाबी 10 रुपए की बोली, अभी आपके पास 10 रुपए है, आपने एक चाबी ली और चाबी के बदले मुझे क्या दिया, 10 रुपए दिया, तो वो जो 10 रुपए जो कीमत थी वो अब उसकी ओनरशिप पहले कौन थे, आप थे, फिर उसके बाद कौन बना, मैं बना। मतलब देखो जो वैल्यू है वो ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई एक इंसान से दूसरे इंसान, ठीक है। फिर क्या आता है कंटिजेंट फंक्शन। कंटिजेंट फंक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले आता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, पूरे देश की जो इनकम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। अब पूरे देश की कितनी कमाई है, कितना कमा रहा है, रेंट कितना कमा रहा है, वेज कितना कमा रहा है, इंटरेस्ट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, ये हमेशा जब कभी भी बोली जाती है तो कौन से वैल्यू में बोली जाती है, मनी के वैल्यू में बोली जाती है। बेसिस ऑफ क्रेडिट। अब जो बैंक क्या करते हैं, लोन्स क्या देते हैं, कौन से बेसिस पे, डिपॉजिट के बेसिस पे। आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो सेविंग अकाउंट में पैसे डाल के रखते हैं, ठीक है। अब बैंक तभी लोन दे पाएगा जब वो क्या कहते हैं, मनी डिपॉजिट करेगा। अगर मनी डिपॉजिट ही नहीं होगा तो बैंक लोन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इट गिव्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। अब मनी इतना लिक्विड फॉर्म में कि मनी आज मेरे पास 2000 रुपए रखे, मेरे पास 1 करोड़ रखा है, तो 1 करोड़ रुपए को मैं इजीली क्या वेल्थ में, मतलब उसका कोई फ्लैट खरीदूंगा या फिर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, इजीली खरीद सकता हूँ। ऐसा नहीं कोई प्रोसीजर होगा, मैं मेरे पास पैसे रखे, मैंने बिल्डर को दिए, बिल्डर ने मुझे क्या दिया, फ्लैट दिया, तो इजीली ये क्या कन्वर्टेबल है। फिर हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब बड़े बड़े वैल्यू जैसे जीएनपी हो गया, टोटल सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सभी जो कैलकुलेट किए जाती है मनी के टर्म्स में ही कैलकुलेट किए जाते हैं। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है क्या, टैक्स कलेक्ट करने में और बजट बनाने में, ठीक है। फिर क्या था ब्लैक मनी। ब्लैक मनी में सीधा सीधा कहूंगा
ब्लैक मनी सीधी सीधी बात अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसा पैसा होता है जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता, गवर्नमेंट की नजर में इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता और इसका टैक्स भरा नहीं जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी क्या बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक मनी आता कैसे है, आपके दोनों ही काम से आता है, लीगल बिजनेस से भी आता है और इलीगल बिजनेस से भी आता है। लीगल वर्क मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट हो 1000 करोड़, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट को कितना, सिर्फ 500 करोड़, तो मतलब ये जो 500 करोड़ का मैं टैक्स और जो बच्चे 500 करोड़ का मैं टैक्स भर रहा हूँ, नहीं उसका टैक्स मैं भरना नहीं, तो ये पैसा मैंने छुपा के रखा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी बोले। इलीगल वर्क से भी आता है, स्मगलिंग हो गया, ठीक है, किडनैपिंग हो गया, जो रिश्वत आती है, ये सब क्या होता है, इलीगल वर्क। इसका हिसाब कभी भी इलीगल गैर कानूनी काम का आपका टैक्स भरोगे नहीं भरोगे। ठीक है, फिर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि करप्शन को बढ़ावा देता है, घूसखोरी को बढ़ावा देता है, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है, इससे कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं। कंट्रोल क्या है, एक जो सबसे बढ़िया मेथड है ब्लैक मनी को कम करने का, वो है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन मतलब आपने देखा होगा कि पहले हमारे 500 के नोट कुछ अलग होते थे, तो यही चीज बोली गई है। डिमोनेटाइजेशन मतलब सीधी सीधी बात में, जो करंटली हम पैसे यूज कर रहे हैं, उस करंटली पैसे जो हम यूज कर रहे हैं एज अ मनी जिसको यूज कर रहे हैं, उसे बंद करके हमें नई करेंसी लॉन्च करने को हम क्या कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने ये डीमोनेटाइजेशन का मेथड क्या यूज किया, हमने भी यूज किया हुआ है। समझ में आ गया, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आ सकूं। जय हिंद दोस्तों।